मैं कुमार रनुजा आज फिर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्र की सीरीज में एक टॉपिक लेके आया हूँ, कांग्रेस विभाजन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय। ठीक है, तो पहले इसकी हम पृष्ठभूमि में समझेंगे, क्यों को समझेंगे। तो विपिन चंद्र ने लिखा है, गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों में पहुँचाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी सिर्फ बंगाल तक ही इसको सीमित रखना चाहते थे। तो पहला ये वजह है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। दूसरा वजह है, दूसरा हुआ था क्या, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, इसलिए फिलहाल संवादन टल गया था। लेकिन जो 4 मसौदा था, इस सम्मेलन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंध 4 भारी भरकम प्रस्ताव पारित किए गए थे। और इनका मसौदा प्रस्ताव का मसौदा इतना अस्पष्ट था कि सभी अपने ढंग से इसको परिभाषित कर रहे थे। तो यहाँ से भी मतभेद का शुरुआत हो गया। और जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जोर पकड़ता गया तो अंग्रेज ने एक नई नीति लाई मिला, और इस नीति के पैरोकार थे 1907 में भारत के नए गृह सचिव जॉन मार्ले ने यह नीति अपनाई। इस नीति के 3 उद्देश्य थे, दमन, समझौता और उन्मूलन। ठीक है, इसी समझौते के अंतर्गत जो है फिरंगी हुकूमत ने कांग्रेसियों को फंसाने के लिए नए सुधारों का चारा फेंका, और यह 1906 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में सरकार ने इन सुधारों पर कांग्रेस के नरमपंथी नेतृत्व से बातचीत करनी शुरू कर दी। ठीक है, ये वो पृष्ठभूमि था जहाँ से हम कांग्रेस विभाजन को हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या। अब हुआ कि ताप्ती नदी किनारे सूरत में कांग्रेस अधिवेशन होना था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। अंततः विवाद इतना गहरा गया जो विभाजन हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स का, कि मिंटो ने तत्काल मार्ले को लिखा, सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। देखिए कितना अंग्रेज का क्या मंशा था, आप इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, नरमपंथियों को लगा कि अब पूरा मैदान साफ है। उन्होंने बनारस और कलकत्ता अधिवेशन में संघर्ष के लिए तमाम क्रांतिकारी जुझारू तरीकों को तिलांजलि दे दी। ठीक है, बकौल फिरोज शाह पुनर्जीवित नए रूप में सजी सबरी कांग्रेस। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के अंदर पार्टी जो अंतरंग मंडली बनकर रह गई। लेकिन केवल गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के कुछ सहयोगी कार्यकर्ताओं से मैदान में डटे रहे। ठीक है, ये सब वो कुछ घटनाएं थी। अब हम देखते हैं जो कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का क्या रवैया था। फिल्म से पूछ देता है कई स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि 1887 में तत्कालीन वायसराय डफरिन ने एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस की जमकर आलोचना की और कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर सम्मत लोगों का नेतृत्व कर रही है। इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तत्कालीन भारत के गृह सचिव, इंपॉर्टेंट है, तत्कालीन भारत के गृह सचिव जॉर्ज हैमिल्टन ने कांग्रेस को राजद्रोही बताते हुए उस पर दोहरा चरित्र अपनाने का जो बात कही मतलब। और तो और जॉर्ज हैमिल्टन ने 1900 में दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा था, आप अपने को अंग्रेजी हुकूमत का समर्थक बताते हैं, लेकिन जो कदम अंग्रेजी हुकूमत को बरकरार रखने के उठाए जाते हैं, उनके जो नतीजे निकलते हैं उनकी आप आलोचना करते हैं। एक क्वेश्चन कई बार फिल्म्स में पूछा भी गया है कि 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये पूछा भी गया है कई बार फिल्म्स में। 1903 में तत्काल मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है, कांग्रेस किसी भी तरह नपुंसक बना रहे। इससे आप जो है अंग्रेजी हुकूमत की समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है मॉडले मिंटो सुधार के बारे में आते हैं। ठीक है ना, मॉडले मिंटो सुधार इंपॉर्टेंट है, फिल्म से पूछा जा सकता है कुछ इसके प्रावधान। तो 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों ने भी नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों को निराश किया। ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अधिसंघ प्रतिनिधियों का चुनाव अब भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होना था। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही होना था। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 68 प्रतिनिधियों में से 36 सरकारी अधिकारी और 5 गैर सरकारी व्यक्ति नामांकित किए जाते थे। 27 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से जो है 6 का चुनाव बड़े जमींदार करते थे और 2 का चुनाव अंग्रेजी पूंजीपति। इस तरह का मिक्स था। नए कानून ने सदस्यों को प्रस्ताव रखने और सवाल करने का अधिकार दिया, विभिन्न बजट प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार भी दिया, लेकिन इस सब के बावजूद काउंसिल को व्यावहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं रह गया था, महज सलाहकारी संस्थाओं का काम करती थी। और एक जो घृणित काम हुआ इस मॉडल सुधार में, मॉडल सुधार का मूल मकसद जो था राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बरकरार कर भारतीयों के बीच में दिन ब दिन बढ़ती हुई उस एकता को समाप्त करना था। अब हुआ कैसे? निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जातीय और धार्मिक आधार पर किया गया। मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीट बनाई गई जहां मुसलमान केवल मुसलमान को ही वोट कर सकते हैं। आप अंग्रेज़ की इस कूटनीति को समझ सकते हैं, इसका बहुत भी बुरा इम्पैक्ट पड़ा भारत पे बना। अब आते हैं हम क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय पे जो टॉपिक है, और उसके हम उसके पृष्ठभूमि पे जाएंगे। पृष्ठभूमि क्या है उसका? तो हुआ क्या, जो नरमपंथी राजनीति अव्यावहारिक हो चुकी थी, सरकार दमन पे उतारू थी, गर्मपंथी राजनीति भी असफल सिद्ध हो चुकी थी। ये घटनाएं क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पनपने के लिए जिम्मेदार थी। अब इसके हम पृष्ठभूमि को समझ लिए हैं। अब हम इस समझेंगे इसमें हुआ क्या क्या, मतलब ठीक है, इसमें हुआ क्या क्या। सेना को फिरंगी हुकूमत खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार करना आसान काम नहीं था। क्रांतिकारी युवकों ने इन्हें दीर्घकालीन उद्देश्य माना और तत्काल के लिए आयरलैंड राष्ट्रवादियों और रूसी निहिलिस्टों व पॉपुलिस्टों के संघर्ष के तरीकों को अपनाया। ठीक है, आगे समझे हमको। बदनाम अंग्रेज अफसरों की हत्या की योजना बनी। ठीक है, समझ में आ रहा है हमको। अब देखिए हुआ क्या, 1904 में बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया। 1905 के बाद अनेक अखबार खुले और तौर पर और कुछ नेता जो है क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करने लगे। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करने वाला अखबार युगांतर ने अप्रैल 1906 में 12 साल सम्मेलन में पुलिस लाठीचार्ज पर लिखा, अंग्रेजी हुकूमत के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाए, ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूछ सकता है। 1907 में देख घटना का किस तरह घटने लगी, आतंकवाद की क्रांतिकारी घटनाएं घटने लगी। 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का असफल प्रयास किया गया। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि यह मुजफ्फरपुर का बदनाम जज किंग्सफोर्ड सवार है, लेकिन दुर्भाग्य से 2 महिलाएं मारे गई। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को मुकदमा चलाया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बलिदानी देशभक्तों की श्रेणी में आ गए। इन पर अनेक लोकगीत भी लिखे गए। इस प्रकार देखते देखते क्रांतिकारी का युग शुरू हो गया, आंदोलन का मतलब। और क्रांतिकारियों के अनेक गुप्त संगठन बने। अब कौन कौन गुप्त संगठन है, आप उस पर विचार कर लेते हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और ज़्यादा दिनों तक चलने वाले ये 2 संगठन थे, अनुशीलन समिति और युगांतर। इनकी गतिविधि मुख्यतः 2 प्रकार की थी, अत्याचारी अफसरों, मुखबिरों और देशद्रोहियों की हत्या करना और डाका डालकर हथियार खरीदना, ठीक है, पैसा इकट्ठा करना। बाद में से स्वदेशी डकैती भी कहा गया। और उल्लेखनीय घटना घटी है क्रांतिकारी की। रासबिहारी बोस और सचिव सन्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का सफल प्रयास किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाटा विपिन चंद ने दिया है, उसको हम देख लें, कहीं फिल्म से पूछ दें। 1908 से 1918 के बीच 186 क्रांति या तो मारे गए या फिर जेल आ गए, ठीक है ना, ये डाटा है। और सबसे जो है क्रांतिकारियों ने विदेश में भी अपने केंद्र स्थापित किए, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी। देखते हैं विदेश में कौन कौन थे, इसमें सबसे मशहूर थे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी.डी. सावरकर और हरदयाल, तथा यूरोप में मैडम कामा और अजीत सिंह। ये फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ कौन कौन था, ठीक है। क्रांतिकारी आतंकवाद भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, जैसा कि एक इतिहासकार ने लिखा है, उन्होंने हमारे पुरुषत्व को फिर से जगाया। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है इसमें। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।